नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, आपने सबने सुना होगा, ये न्यूज़ में था काफ़ी। जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड एलजी के बीच में काफ़ी टसल चल रही थी रिगार्डिंग द कंट्रोल ओवर द सर्विसेज। तो एज पर दिस ऑर्डिनेंस, द पावर टू लेजिस्लेट ओवर सर्विसेज, Delhi Legislative Assembly will not have the powers in matters in the state list in respect to transfers and appointments। तो इस ऑर्डिनेंस के तहत क्या हुआ कि जो दिल्ली असेंबली है उसकी पावर छीन ली गई, मतलब ओवरराइडिंग पावर किसकी आ गई? एलजी की। जस्ट अ मिनट। या सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस कि जो पावर टू कंट्रोल सर्विसेज दैट वाज टेकन अवे फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। सो द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, इट हैड टू मेक द रिकमेंडेशंस टू द एलजी। तो इसमें कौन कौन था? सीएम, चीफ सेक्रेटरी प्लस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, द लेटर टू अपॉइंटेड बाय द सेंटर। तो इसमें क्या हो गया, ये जो एनसीसीएसए था, इसमें वन मेंबर विल बी द सीएम एंड द अदर टू विल बी द सेक्रेटरीज, टू सेक्रेटरीज। सो सेंटर विल हैव ओवरराइडिंग पावर। तो जो सीएम की पोजीशन तो नलीफाई होगी एकदम से, ठीक है। तो एलजी इज सोल डिस्क्रिशनरी पावर एंड फाइनल एंड बाइंडिंग। जो एलजी को एक ऑब्वियसली इट इट गेव यू नो ब्लैंकेट पावर्स कि जो भी डिसीजंस होंगे दैट विल बी काइंड ऑफ अंडर द डिस्क्रिशन ऑफ द lieutenant governor। तो ये बेसिकली this was the objective to stifle the control of the Delhi government over the transfers, appointments, and to kind of sabotage the entire thing. Okay. Power to promulgate ordinance, ठीक है। ये 1861 का इंडिया काउंसिल्स एक्ट आया था ना, उसमें फर्स्ट टाइम ऑर्डिनेंस वाला सिस्टम शुरू हुआ था। आर्टिकल आपका 123 ये सेंटर के लिए है और 213 ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स हैं, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, जो सुप्रीम कोर्ट देन गेव अ वर्डिक्ट, इट कोटेड आर्टिकल, सो द आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल 239 डबल अल्फा 239 डबल अल्फा, ठीक है। सो it ruled that the elected government of National Capital Territory of Delhi has legislative and executive powers over services, ठीक है, अंडर द 7th शेड्यूल। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, उसके पास पावर्स हैं ओवर सर्विसेज एंड एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एलजी को भी सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको पता है फिर से एक बिल लेके आए थे पार्लियामेंट में, इसको फिर से रिवर्स कर दिया गया है। तो 239 डबल अल्फा है क्या? ये आपका 69th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। कॉन्फर्ड स्पेशल स्टेटस ऑन दिल्ली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एस बालाकृष्ण कमेटी, ठीक है, एस बालाकृष्ण कमेटी। इट प्रोवाइड्स एनसीटी ऑफ दिल्ली with an administrator and a legislative assembly, except on the subjects of police, public order and land। ये तीन आपको पता है कि दिल्ली में जो सेंटर का कंट्रोल इन सब्जेक्ट्स पे होता है, कहाँ पे होता है? Police, public order and land, these are the three areas where the central government exercises absolute control। What are the other judgments with respect to the ordinances? पहला आपका है आरसी कूपर केस 1970 का और डीसी वाधवा केस, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि the apex court held that the president's decision could be challenged on the grounds that immediate action was not required, ठीक है, an ordinance has been passed primarily to bypass legislation। तो इसमें क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट का डिसीजन चैलेंज किया जा सकता है इस ग्राउंड पे
कि इतना इमीडिएट उस वक्त ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं थी, और ये सिर्फ लेजिस्लेचर को बाईपास करने का एक तरीका सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूज किया। डीसी वाधवा ने क्या कहा? इसने कहा था कि दी रिपीटेड promulgation of ordinances repeated promulgation of ordinances is a fraud on constitution, is a fraud on constitution। तो ये बेसिकली ऑर्डिनेंसेस से रिलेटेड जो भी था, ठीक है। फिर एक और केस आया था आपका, कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994। It held that the satisfaction of president is not immune to judicial review। मतलब जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा, इट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल स्क्रूटनी उसकी हो सकती है। ठीक है, सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ दिस। नेक्स्ट वी हैव मॉडल प्रिजन्स एक्ट। इट रिप्लेसेस द प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894, जो पहली लेजिस्लेशन थी। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी अपॉइंटेड बाय लॉर्ड मैकॉले 1836। ठीक है, तो ये इसकी सारी कुछ चीजें, इसमें ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओपन प्रिजन इन राजस्थान। ठीक है, क्या है? ओपन सेमी ओपन जेल्स हैव बीन इंसर्टेड, फॉर एग्जांपल राजस्थान में ये है सिस्टम। ठीक है, अब प्रिजन स्टेटिस्टिक्स थोड़ा सा देख लो। 77% ऑफ द इनमेट्स आर अंडर ट्रायल्स, 25% आर इलिटरेट। और एनसीआरबी कंपाइल करती है, एनसीआरबी कंपाइल्स डेटा with respect to prison conditions and the situation of the inmates। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? फर्स्ट, अ पर्सन इन प्रिजन डज नॉट बिकम अ नॉन पर्सन, तो ही रिमेन्स अ ह्यूमन बीइंग, तो उसकी डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए, डिग्निटी हैज टू बी मेंटेन। सेकेंडली, अ पर्सन इन प्रिजन इज एंटाइटल्ड टू ऑल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, एंड थर्डली, नो जस्टिफिकेशन फॉर एग्रेवेटिंग द ऑलरेडी इनहेरेंट सफरिंग। मतलब ऑलरेडी ही सफरिंग इन द जेल, तो उसकी पनिशमेंट को और ज्यादा बढ़ाने, मतलब और डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो जस्टिस ए एन मुल्ला के चेयरमैनशिप के अंडर एक कमेटी बैठी थी। दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स अबाउट प्रिजन स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 142। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स इट कैन डायरेक्टली ग्रांट divorce to couples under article 142। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट held that it could directly grant divorce in cases where the marriage has been irretrievably broken under the Hindu Marriage Act 1955। ठीक है, इसमें जो सारा प्रोसेस है वो इसमें जाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, 6 महीने वेट करना पड़ता है, मैक्सिमम 18 मंथ्स का टाइम, उसके बाद आप डाइवोर्स आपका फाइनल अप्रूव होता है। तो आर्टिकल 142 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट पावर देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन पार्टीज वेयर एट टाइम्स लॉ और स्टैट्यूट में नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी। तो ये एक ब्लैंकेट पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को टू डू यू नो टेक एक्शंस व्हिच में ensure justice। What are the certain judgments in this regard? First of all, we have Prem Chandar Garg case 1962। So it is with respect to the powers of the Supreme Court under Article 142। Union Carbide case भी इससे related है। Then Supreme Court Bar Association भी। These are the three cases related to the power of Supreme Court under Article 142। Demographic dividend, you know it very well। क्या होता है demographic dividend? कि जो हमारा अभी young population है working age group में, that is around 65%। 65% young population। So we have to tap this burgeoning population potential unless it turns into a demographic disaster। It should not turn into a demographic disaster। So we have to tap this population by skilling it, by providing you know requisite opportunities and facilities to strengthen their skills as well as achieve the best potential that our nation can। ठीक है, फिर ये आपका PLFS पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन इंडिया में गिरा है। ठीक है,
बाकी ये इतना रेलेवेंट नहीं है, ये सारा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी यूपीएससी मेंस, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया हरित सागर, द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस। ठीक है, हरित सागर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, इट एनविजाजेस इकोसिस्टम डायनामिक्स in port development, operation and maintenance while aligning with working with nature concepts. ठीक है, minimizing impact on biotic components। तो इसमें क्या है, emphasize किस पे करेगा, clean energy, means produced through eco friendly techniques। कहाँ कहाँ पे पोर्ट का जो ऑपरेशन है, फिर आपकी हैंडलिंग है, स्टोरिंग है, ऑल द थिंग्स दे हैव टू बी क्लाइमेटोलॉजिकली सस्टेनेबल। तो इसमें यूज क्या करेंगे आप, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन एथेनॉल। ठीक है, इसमें एक और है हरित सागर प्रोजेक्ट में 60% जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स हैं वो रिन्यूएबल से अचीव करनी है बाय 2030, 90% बाय 2047। पोर्ट पे एटलीस्ट एक एलएनजी बंकरिंग स्टेशन होना चाहिए। ठीक है, बाकी सेटिंग अप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस इन अराउंड पोर्ट्स बाय 2025। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल एनर्जी यूजेज। आर यू गाइस एबल टू हेयर मी? Yes, sir. Okay. So provisions for adopting ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। ठीक है, फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसको भी हम पोर्ट्स तक लेके जाएंगे। जीरो कार्बन एमिशन गोल, ठीक है, मिनिमाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इन चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके ओके, वंडरफुल। Then after that we have drug menace in India. तो अकॉर्डिंग टू नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, 2500 kg ड्रग्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, मेथ एम्फेटामीन। दिस इज सीज्ड फ्रॉम, दिस इज kind of sourced, what the drug peddlers, they source it from Afghanistan. It's a synthetic drug। आईबी में जब ज्वाइन करेंगे आपको थोड़ी ज्यादा डिटेल पता चलेगी इस बारे में। तो 2500 किलो मेथ एम्फेटामीन केरला कोस्ट से मिली है, जॉइंट ऑपरेशन ऑफ एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नेवी, इंडियन नेवी। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन समुद्रगुप्त टू मेक इंडिया ड्रग फ्री। सो अगर इट इज लास्ट, व्हाट इज ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ठीक है, इंडिया को ड्रग फ्री बनाने का है, एक ऑब्जेक्टिव है इसका। तो आपको पता है गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में पता है? डू यू गाइस नो, एनीवन? Yes, sir. हम्म, बताइए। So, Golden Triangle includes Myanmar, Laos, and Thailand. हम्म, And Golden Crescent is Afghanistan, Iran, and Pakistan. है क्या? वो तो ठीक है, होता क्या है यहाँ पे? So, drug trafficking, it is route हम्म, Golden Triangle to Golden Crescent. तो So, India, ये आपका हो गया गोल्डन क्रेसेंट। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, और यहाँ पे आपका आ गया गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, लाओस, थाईलैंड, और क्या है? Myanmar, म्यांमार, वियतनाम, म्यांमार ना, sorry, Vietnam. जो भी है देख लेना। तो आइडिया क्या है इसका, व्हाट इज द आइडिया है? सो ये जो हमारा वेस्टर्न एक्सिस है और ये हमारा जो ईस्टर्न एक्सिस है, तो यहाँ पे आपका जो इन्फ्लक्स होता है, ठीक है, ड्रग्स का, अफगानिस्तान इज द लार्जेस्ट, नंबर वन, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम।
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम, और इधर जो म्यांमार है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट. सो इंडिया इज nestled, India is nestled between these two areas. ठीक है ना? So that is the thing. तो ये थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है. ठीक है. Next you have steps taken to tackle the drug menace. तो Ministry of Home Affairs ने 3-pronged approach यूज की है to crack down on narcotics. तो ये इतना इसमें जाना नहीं है. फिर आपका ये एक्ट है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ये बस याद रखना है एक्ट का नाम. Then you have Multi-Agency Maritime Security Group, MAMSG, set up under the aegis of National Security Council Secretariat, also smuggling the drugs through sea routes. Then you have Nidan Portal. What is it? National Integrated Database on Arrested Narco Offenders Portal. ठीक है. अब NCB के बारे में थोड़ा सा. अब NCB कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? Ministry of Home Affairs. And you have to remember the act as well, NDPS Act. जिसके ऊपर NDPS Act लग जाता है वो लंबी छुट्टी के लिए जाता है फिर जेल में. Coordinates and controls domestic and international narcotics का जो भी analysis होता है या उसको कैसे करना है. It has the powers of civil court, जो NCB है, Narcotics Control Bureau, it has powers of civil court under the Civil Procedure Code 1908. ठीक है. अब इसमें इंडिया ने और क्या ऑब्जेक्टिव्स इनिशिएटिव्स चलाए हैं टू कंट्रोल द ड्रग मेनेस. पहला आपका ये हो गया नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, नशा मुक्त भारत. ठीक है. इसी तरह से बाकी सारे ऑब्जेक्टिव ये इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो इंडिया कौन कौन सी जो ट्रीटीज है उनका सिग्नेटरी है विद रिस्पेक्ट टू ड्रग मेनेस. पहला आपका UN सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड कन्वेंशन ऑन इलिसिट ड्रग्स. एक आपने बॉडी का नाम सुना होगा UNODC. फुल फॉर्म पता है किसी को? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. तो ये आपका ड्रग ट्रैफिकिंग को केटर करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव्स जो भी है UNODC द्वारा लिए जाते हैं. नेक्स्ट यू हैव थर्मोबेरिक बॉम्ब. ठीक है. जो म्यांमार की मिलिट्री है उसने यूज किया है थर्मोबेरिक बॉम्ब. क्या है वो? इसको हम वैक्यूम और एरोसोल बॉम्ब भी कहते हैं. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल कंटेनर विद 2 सेपरेट एक्सप्लोसिव चार्जेस. ठीक है. Just a second, guys. I have to take a call. So, ठीक है. तो ये है कि it consists of fuel container with 2 separate explosive charges. When it hits the target, first explosive charge opens the container. ठीक है. And widely scatters the fuel mixture as a cloud. ये पूरा फैल जाएगा ऐसे. ये इस तरह से आपका cloud mixture ना इस तरह से वो फैल जाएगा, स्प्रिंकल हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद क्या होगा? The second charge then detonates the cloud. अब जो दूसरा आपका जो उसका चार्ज होगा एक्सप्लोसिव का, मतलब इसको पूरा फैला देगा फिर वो हर डायरेक्शन में. ठीक. ठीक है. It detonates the cloud, resulting in a huge fireball, massive blast wave and vacuum which sucks up all the surrounding oxygen. ठीक है. तो ये आपका थर्मोबेरिक बॉम्ब जिसमें हमारे 2 एक्सप्लोसिव चार्जेस यूज होते हैं. किसने यूज किया है? म्यांमारीज मिलिट्री. ठीक है. नेक्स्ट यू हैव उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक. तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, लॉन्च वर्जन 5.1 ऑफ द RCS, जिसको हम RCS भी कहते हैं. RCS उड़ान भी 5.1 लॉन्च किया है इसने टू एनहांस कनेक्टिविटी टू रिमोट एरियाज
and achieve last mile connectivity, ठीक है, through helicopters. तो अगर पूछा जाए जो उड़ान 5.1 है, this deploys the use of helicopters for last mile connectivity. Okay. Next you have what are the objectives? ये तो simple है, facilitate करेगा regional air connectivity, affordable prices पे, connectivity to unserved and underserved areas, ठीक है, employment generate करेगा, tourism generate करेगा, और इसके कुछ फीचर्स देख लेंगे हम. ये obviously RCS स्कीम के अंडर है, 2016 में शुरू हुई थी ये स्कीम, 2016, to fulfill the aspirations of common citizens by following the vision of उड़े देश का हम नागरिक with an enhanced aviation infrastructure and air connectivity in tier 2 and tier 3 cities. Again the ministry is that implementing authority कौन सी रहेगी इसमें, ठीक है, Airport Authority of India, AAI, Airport Authority of India will be the implementing agency of UDAN, RCS, ठीक है. Limited government support. The scheme aims to achieve its objective through viability gap funding, VGF model होता है, ठीक है, and non-monetary benefits offered to airline operators for a period of 3 years, ठीक है. Cooperative federalism मतलब states का भी इसमें sufficient role रहेगा. Airfares को cap किया जाएगा, एक लिमिट से ऊपर एक्सीड नहीं करने दिया जाएगा. Competitive bidding होगी, ठीक है. तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं, ये स्टेप हैं अबाउट दी उड़ान 5.1. अब उड़ान 5.0 क्या था? टू एनहांस, वही सेम ही चीज है, आपकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने का एक ऑब्जेक्टिव था. फेम स्कीम हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है. इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के लिए है, फास्ट अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है. अडॉप्शन ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है. 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030 से हो जाएंगे, ठीक है. COP 21 कमिटमेंट्स प्लस पंचामृत. पंचामृत आपने पढ़ा होगा, इट्स 5 ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमारा नेट जीरो बाय 2070 भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है. नेट जीरो बाय 2070 इज आल्सो वन ऑफ द पंचामृत ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. जो फेम स्कीम थी आपकी लॉन्च हुई 2020 में, जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ठीक है, 2 साल के लिए पहले अडॉप्ट की गई, कमेंसिंग फ्रॉम 2015 विद टोटल outlay is not important. देन फेम 2 आया 3 साल के लिए, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया इसको 2024 तक. तो इसमें वही है, ये डिटेल्स आप छोड़ दीजिए, ये दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम. हम आगे चलेंगे. नाटो प्लस मैंने आपको एक दिन पहले भी समझा दिया हुआ है. तो चाइना सेलेक्ट कमेटी ऑफ यूएस हाउस मींस यूएस हाउस में जो कमेटी चाइना अफेयर को डील करती है, ठीक है, व्हाट इट हैज डन, इट रेकमेंड्स मेकिंग इंडिया अ पार्ट ऑफ नाटो प्लस. ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों इंडिया को नाटो का पार्ट नहीं बनना चाहिए, नाटो प्लस का. नाटो प्लस 5 जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट ब्रिंगिंग टुगेदर नाटो एंड 5 नॉन लाइन कंट्रीज, ठीक है. कौन सी नॉन लाइन कंट्रीज है उसमें? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया. अब दीज कंट्रीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो, ठीक है, बट इनको नेटो प्लस 5 में इंक्लूड किया गया है. इंडिया को क्यों नहीं जाना चाहिए? बिकॉज इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है. नेटो का 31st मेंबर कौन है? हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, जल्दी से बताएगा कोई? NATO has 31 members. Which is the Finland. 31st? Yes, Finland. Finland is the 31. इसमें 29 यूरोपियन कंट्रीज हैं एंड 2 अमेरिकन कंट्रीज. अमेरिकन आपको पता है कौन सी होंगी? Which are the 2 अमेरिकन कंट्रीज? US, कनाडा, ठीक है. ठीक है, कब बनी थी? वॉशिंगटन ट्रीटी आपकी 1949 में, तब बनी थी आपकी नेटो एज एन ऑर्गेनाइजेशन. देन यू हैव आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन. Recently, WMO, World Meteorological Organization, study highlighted Arctic warming is disproportionately high. मतलब बढ़ रही है वहां पे वार्मिंग, ठीक है. इसमें और क्या है कि has warmed twice, at least twice as much as the world average. This is all important from mains, UPSC mains perspective. So we will be skipping it currently for the benefit of the exam. NEVIC, ये आपने, you must have
heard to it, नाविक इंडिया का IRNSS, इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है ना जो हमारा, तो इसरो ने ये लॉन्च किया है नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01, ठीक है, फर्स्ट ऑफ द इंडिया सेकंड जनरेशन सैटेलाइट ऑफ द नाविक सिस्टम। तो नाविक सिस्टम की सेकंड जनरेशन की ये फर्स्ट सैटेलाइट है, ठीक है। लेट्स सी लिटिल बिट अबाउट इट। जो NVS-01, it weighs this much kg, heaviest in the constellation, and uses geosynchronous satellite launch vehicle GSLV, ठीक है। It will have indigenously developed rubidium atomic clock। तो rubidium atomic clocks है ना जो, ये accurate time stamping को provide करती हैं। They provide accurate time stamping, ठीक है। 12 साल तक इसकी लाइफ होगी, 12 साल तक। इट विल सेंड सिग्नल्स इन द थर्ड फ्रीक्वेंसी L1 में। L1 क्या है, Lagrange's point 1, ठीक है। It would provide real-time positioning, timing services over India and approximately 1500 kilometers, 1500 kilometers around mainland, ठीक है। Indian Regional Navigation Satellite System, इसकी 7 सैटेलाइट है, 4+3। I think 4 are in synchronous, geosynchronous and 3 are in geostationary, ठीक है। हाँ वही है, 3 are in stationary and 4 are in synchronous, right, ठीक है। Navic offers 2 services: standard positioning systems for civilian uses and restricted services for strategic uses। इसमें आपका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हो गया, मिलिट्री रिकनाइसेंस हो गया, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल, एरियल, मरीन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे काम करता है। अब बाकी कंट्रीज की कुछ नेविगेशन सिस्टम्स क्या क्या हैं। GPS आप यूज करते हैं, इट बिलोंग्स टू US। ग्लोनास बिलोंग्स टू रशिया। देन यूरोप का गैलीलियो, चाइनीज का बीडू, ठीक है। जापान हैज 4 सैटेलाइट सिस्टम दैट कैन ऑगमेंट GPS सिग्नल्स ओवर द कंट्री। तो जापान का अपना 4 सैटेलाइट सिस्टम है जो GPS सिस्टम को एड करके थोड़ा प्रिसिशन को बढ़ा देता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। GPS US का है, GLONASS Russia, then you have Galileo, that is EU, and then Baidu of China, and then you have India का NAVIC or IRNSS. This you must remember. What about the concept of general consent to the CBI? जनरल कंसेंट क्या होता है कि स्टेट्स की जनरल कंसेंट होती है कि वो CBI कोई मैटर अगर उसने इन्वेस्टिगेट करना है किसी स्टेट में तो उसके पास अथॉरिटी होती है। तो तमिलनाडु ने ना वो जनरल कंसेंट विड्रॉ कर ली। तो CBI अपनी पावर कहाँ से विड्रॉ करती है? DSPE एक्ट 1946, DSPE एक्ट 1946, Delhi Special Police Establishment, although it is not a statutory body, but it draws its powers from this act, which requires the investigative agency to obtain consent of state governments before it can investigate a crime in a particular state, ठीक है। तो उसकी कंसेंट चाहिए होती है, तो वो उसने विड्रॉ कर लिया तमिलनाडु। द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कुड बी जनरल और केस स्पेसिफिक, ठीक है। Generally, consent is normally given by states to help CBI conduct seamless investigation, ठीक है। General consent is consent by default, ठीक है। Recently, multiple states have withdrawn consent, के states ने किया। ये सारा बस समझना है कि इसको पावर कहाँ से होती है और जनरल और स्पेसिफिक कंसेंट का क्या मतलब है। एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे कंसेंट नहीं चाहिए होती। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर कर दे उस केस में यू नीड नो कंसेंट, ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर एनी कंसेंट। नेक्स्ट, रेड हैंडेड अगर कोई पकड़ा जाए ब्राइब लेता उसमें भी नहीं, ठीक है। CBI डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? कमेटी हेडेड बाय PM, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड CJI। अभी रिसेंटली किसी बॉडी की अपॉइंटमेंट कमेटी चेंज की गई है। किसकी अपॉइंटिंग जो कमेटी चेंज की गई है? इलेक्शन कमीशन। या इलेक्शन कमीशन। पहले इधर CGI प्लस नॉमिनी था, अब यहाँ पे कोई होम मिनिस्टर या एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये पूरा सेंटर के हाथ में पावर दे दी। C+C5 समिट,
ठीक है, रिसेंटली होस्टेड, चाइना ने की है समिट, ठीक है, इन द जियान, सिटी ऑफ जियान, ये सिटी का नाम याद रख लो, ठीक है, विद लीडर्स ऑफ 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। कौन कौन सी हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ से आपकी वॉल हुई जियान डिक्लेरेशन, ठीक है, which was signed and which issued a blueprint for future development of China Central Asia relations, ठीक है। तो सिल्क रोड क्योंकि आपका वहीं से जाता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो एससीओ के भी वो मेंबर्स हैं। एससीओ के मेंबर्स आपने बताने कितने हैं? 8 मेंबर्स हैं, उसमें इंडिया पाकिस्तान भी है, तो बाकी मेंबर्स के नाम आप याद करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें याद ये रखना है कौन सी सिटी में हुई थी आपकी, सिटी ऑफ जियान, एंड 5 कंट्रीज के नाम आपको याद होने चाहिए। इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है इसके? तो चाइना क्या है, सेंट्रल एशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि इंडिया का कंबाइंड ट्रेड इज ओनली $2 बिलियन। चाइना का 32 है, तो बहुत कम है। दूसरा, वहां पे चाइना बीआरआई बना रहा है, सीपैक, जो कहाँ से गुजर रहा है सीपैक? एनीवन कैन टेल मी? आपका यहीं से गुजरा है ना सीपैक? ये जिनजियांग प्रोविंस से फिर इधर कराची में आता है, ग्वादर पोर्ट। ये आपका ग्वादर पोर्ट है ना पाकिस्तान का, तो ये आपका जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का। तो यहाँ से इंडिया के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो एरिया है वहां से पास होता है, ठीक है। और आईएनएसटीसी, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल जो कॉरिडोर है, ट्रांसिट कॉरिडोर है, सेंट्रल एशिया से थ्रू फिर यूरोप की तरफ जाता है, ठीक है। अब एनर्जी सिक्योरिटी के विद रिस्पेक्ट, कजाकिस्तान में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूरेनियम मिलता है, और तुर्कमेनिस्तान में बहुत ज्यादा नेचुरल गैस मिलती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। शाहबहार पोर्ट कहाँ पे है? ईरान में। शाहबहार पोर्ट इज इन ईरान। इंडिया ने उसको बिल्ड करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। आईएनएसटीसी के बारे में पढ़ लीजिए। फिर अशगाबाद एग्रीमेंट है, तापी पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन थी ये। अभी ये ऑन द, इट इज इन ठंडे बस्ते में, अभी इट्स इन द कोल्ड चेम्बर। इंडिया रिसेंटली होस्टेड फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, तो ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। कमिटमेंट टू एक्सटेंडेड नेबरहुड, एक होता है इमीडिएट नेबरहुड। इमीडिएट नेबरहुड पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारी। फिर हो गया एक्सटेंडेड नेबरहुड। एक्सटेंडेड नेबरहुड में आपका आसियान कंट्रीज आ जाएंगी, आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ जाएंगी, तो वहां पे भी इंडिया को अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। बायलेटरल रिलेशन साइन, बायलेटरल एग्रीमेंट साइन करके, फिर आईटेक आपका एग्रीमेंट है, इसके थ्रू आप थोड़ा सा अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना। देन यू हैव इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। साउथ अफ्रीका इज थिंकिंग अबाउट लीगल ऑप्शंस इफ द रशियन प्रेसिडेंट। अच्छा, ये क्या था, जब ब्रिक्स समिट हुई ना जोहान्सबर्ग में, जोबर्ग में हुई आपकी ब्रिक्स समिट, तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डिड नॉट अटेंड द समिट, ठीक है। क्यों नहीं की? बिकॉज सिंस साउथ अफ्रीका इज अ सिग्नेटरी, इज अ पार्ट ऑफ द आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो अगर, बिकॉज ही इज अ सब्जेक्ट, वॉर क्राइम्स का उसके ऊपर एलिगेशन लगा है ना, यूक्रेन वॉर क्राइसिस, वॉर क्राइम्स। इफ ही हैड गॉन टू जोबर्ग इन साउथ अफ्रीका, मजबूरी में ना चाहते हुए भी जो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका है, उनको पुतिन को अरेस्ट करना पड़ता। सो दे एडवाइज्ड पुतिन नॉट टू कम, दैट्स व्हाई ही डिड नॉट कम, ठीक है। सो रिक्वायर्ड टू अरेस्ट रशियन प्रेसिडेंट, सो इफ ही अटेंडेड, सो दैट्स व्हाई ही डिड नॉट, ठीक है। स्टेट पार्टीज टू द रोम स्टैट्यूट, दे हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन टू कोऑपरेट। तो आईसीसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग, नेदरलैंड्स, डच सिटी ऑफ हेग, established by the Rome Statute of ICC 1998, jurisdiction only over crimes committed after 1 July 2002, ठीक है। The court does not have its own police force, it relies on cooperation of the countries.
अभी 123 कंट्रीज आर पार्टी टू दिस, ठीक है। ये कुछ डिटेल्स आपने याद रखनी है। अब कौन सी कंट्रीज ने साइन कभी ये ट्रीटी की ही नहीं है, उसमें हमारी इंडिया भी है, चाइना है, इराक है, नॉर्थ कोरिया है, सऊदी अरेबिया है और टर्की है। कंट्रीज जिन्होंने साइन किया पर रेटिफाई नहीं किया, इसमें आ जाएगी आपकी इजिप्ट, ईरान, इसराइल, रशिया, यूएस। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इट इज अप्रूव्ड दिस ये नहीं है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसको हम स्किप भी करेंगे। टीयर 1 कैपिटल केपेक्स, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, ठीक है। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रेगुलेटेड स्टेट्स बोरोइंग्स अंडर आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल याद रख लो बस, ठीक। दिस आल्सो वी आर गोइंग टू स्किप। देन वी हैव क्रिटिकल मिनरल्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज रिलीज्ड फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑफ द कंट्री ऑन क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिलीज करेगी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, इसमें अराउंड आपके 30 क्रिटिकल मिनरल्स होंगे, 17 रेयर अर्थ, 6 प्लैटिनम ग्रुप और बाकी सारे जो बच के। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज लाइट एंड हेवी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई रिस्क, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं। क्रिटिकल मिनरल्स आर एलिमेंट्स दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होंगी अगर, फॉर एग्जांपल जो ग्लोबल सप्लाई चेन हैं, if they are disrupted, this will disrupt these rare earths as well, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इफेक्ट हो जाएगी, आपकी सोलर चिप इंडस्ट्री इफेक्ट हो जाएगी, आपकी जो मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री वो इफेक्ट हो जाएगी। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। गाइस यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? या so clear as of now? Any doubts? Anyone? Any doubts? Am I audible as well? Okay, wonderful. So moving on. So these were certain things we were discussing here with respect to these critical minerals and what is the significance for India. So we, for our economic growth and all these things, we do need these, critical minerals. Concerns क्या है? Import dependent है हम बहुत ज्यादा, सप्लाई चेन इश्यूज हो गए थे कोविड की वजह से। देन एक और चीज यहाँ पे जो समझने की है कि वी आर overtly dependent on China. We are overtly dependent on China. Okay. एंड इस चीज को काउंटर करने के लिए वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई आवर ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ठीक है। डाइवर्सिफाई आवर ग्लोबल सप्लाई चेन्स। हमने एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था। एनीवन कैन टेल मी द नेम ऑफ दैट इनिशिएटिव? SCRI, ठीक है। सप्लाई चेन रिजिलियंट इनिशिएटिव विद ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, पर्टिकुलरली इन द इंडो पैसिफिक, ठीक। और क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में हमारी क्या क्या पार्टनरशिप्स रही हैं? इंडिया ऑस्ट्रेलिया रही है एक, फिर MSP मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप रही है विच इज a US led collaboration. देन माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल लेके आए हम, ये SCRI जो हमने ऊपर देखा अभी, ठीक है, इंडो पैसिफिक में, ठीक। नाउ वी हैव MSP के बारे में तो सबने सुना है, विच इज फॉर
23+1 क्रॉप्स। बट फॉर शुगर केन जो एमएसपी मिल देते हैं उसका नाम होता है एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, एफआरपी। तो हु डिसाइड्स दिस? सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, so it is a minimum price at which sugar cane is to be purchased by the sugar mills. तो इससे कम प्राइस में जो मिल ओनर्स हैं वो शुगर केन खरीदेंगे तो वो क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब अनाउंस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको? ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस। स्टेट्स का एक होता है, स्टेट्स का एसएपी होता है, स्टेट एडवाइस प्राइस, वो जनरली ना एफआरपी से ज्यादा होता है, दैट इज ग्रेटर देन दी एफआरपी। तो ये दो तीन चीजें आप याद रख लीजिए। एसएपी क्या होता है, एफआरपी क्या होता है, और कौन इसको इशू करता है, ऑन किसकी रिकमेंडेशन पे ये अप्रूव किया जाता है? सीसीए अप्रूव करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी। नेक्स्ट यू हैव greedflation. Greedflation in basic terms is inflation and hike in prices not driven by economic flow but by corporate greed. ठीक है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो अपने प्रॉफिटेरिंग के ऑब्जेक्टिव से जब इन्फ्लेशन को बढ़ा देता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट ग्रीड। ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या होती है? जब इन्फ्लेशन इज अकम्पनीड बाय हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें आ गया पीएम किसान। मिनिस्ट्री आपकी पता है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ये लॉन्च किया ऐप पीएम किसान मोबाइल ऐप विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर। ठीक है, द फर्स्ट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट टू डू ई केवाईसी थ्रू फेशियल रिकग्निशन ऐप। गवर्नमेंट की पहली एक कोई ऐप है जो फेस रिकग्निशन करती है। ठीक है, ऐप रिजॉल्व डिफिकल्टीज रिलेटेड टू आधार वेरिफिकेशन एंड अपडेटिंग बैंक अकाउंट्स। तो ये डिटेल्स आपको नहीं पढ़नी है, आपको बस ये स्कीम का नाम याद रखना है, और इसने फेशियल ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। पीएम किसान के बारे में जरूर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, 2000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स को दिए जाते हैं, 6000 रुपीज पर ईयर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल। सो राजस्थान has a potential site for strategic reserves of crude oil in salt caverns। ठीक है, क्रूड ऑयल के इंडिया ने रिजर्व्स बनाए हैं काफी, उनको हम क्या कहते हैं? इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, एक एसपीवी बनाएगी जो इस चीज को मैनेज करेगी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इंडिया ने कहाँ कहाँ पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए हुए हैं? ये नई साइट्स हैं जो आपको नाम याद होना चाहिए। कहाँ पे? एक तो मैंगलोर है, पद्दूर एंड विशाखापट्टनम। इसके बाद दो और जो आ रहे हैं, चंदीखोल उड़ीसा, और पद्दूर में एक और आएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए एकदम। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन यू हैव क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ 5.33 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ क्रूड ऑयल। ये इतना हमने बनाना है, और 9.5 दिन का क्रूड ऑयल डिमांड फुलफिल करने के लिए। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी उसका इंडिया एसोसिएट मेंबर है। ये रेकमेंड करता है कि 90 दिन के लिए हमें अपनी इमरजेंसी स्टॉक पाइल मेंटेन रखनी है टू प्रोवाइड फॉर 90 डेज ऑफ इंपोर्ट प्रोटेक्शन। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इसका आइडिया था।
Then you have next brain electrical oscillation signature profiling, BEOSP, known as brain fingerprinting, brain mapping, P300 test. ठीक है, it is a neuropsychological method of interrogation. ठीक है, जब आप आईवी में पहुंचोगे, इंटेरोगेशन करोगे, तो आपको पता चलेगा इंटेरोगेशन की कितनी सारी टेक्निक्स होती. ठीक है, तो ये जो है टेस्ट P300 टेस्ट है, ये ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग और ब्रेन मैपिंग टेस्ट है. ठीक है, it will bring up the information which could be hidden in the person's brain by sensing brain wave responses. ठीक है, it's carried out by a process known as electroencephalogram, conducted to supply electrical signals to the brain. Just whenever you read anything, just remember the key idea behind that topic. एक तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में आपने सुना है, और एक अब आपका P300. तो अनलाइक पॉलीग्राफ टेस्ट, इट डज नॉट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन आंसर सेशन. पॉलीग्राफ में क्या होता है, अक्यूज पर्सन साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स आर टेकन इनटू अकाउंट, जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट. ब्रेन मैपिंग मोर क्रेडिबल टेस्ट है. ठीक है, फिर एक आपका नार्को टेस्ट भी होता है. ठीक है, अ ड्रग नोन एज सोडियम पेंटोथाल इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन लीडिंग टू हिप्नोटिक स्टेज, जहां वो झूठ नहीं बोल सकता. ठीक है, ये ड्रग एज ए एनेस्थीटिक भी यूज किया जाता है जब पेशेंट्स को सर्जरी करनी होती है. ठीक है, तो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के क्या फायदे और हैं, डिटरमिन द पार्टिसिपेशन ऑफ accused in the crime, medical diagnosis and treatment of neurological diseases like the Alzheimer's. ठीक है, ये दो केसेस हैं इस चीज से रिलेटेड. डीके बासु गाइडलाइंस तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए. डीके बासु गाइडलाइंस 1997 में आई थी. डीके बासु गाइडलाइंस, इसमें विद इन 24 आवर्स आपको जो क्रिमिनल है उसको मैजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस करना होता है, और भी बहुत सारे इसके सब फैक्टर्स हैं. तो ये आपको केसेस के नाम थोड़े से याद कर लीजिए बस. एक्सरसाइजेस दो तीन देख लेते हैं इंडिया मालदीव्स की. एक तो एकाथा और एक्यूवरिन, और एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023, ये मंगोलिया के साथ हमने की थी. तो एक्सरसाइजेस आप एक पेज पे नोट कर लीजिए, जो भी एक्सरसाइजेस हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स में, ताकि आप एंड में क्विकली रिवाइज कर सकें. ठीक है, ये टॉपिक करके देन विल आई थिंक स्टॉप. आई एम अनएबल टू स्पीक एक्चुअली. Treaty on Conventional Armed Forces in Europe. NATO allies have condemned Russia's decision to withdraw from the Treaty on Convention Armed Forces in Europe. ठीक है, a crucial post-Cold War agreement. Treaty on Conventional Armed Forces in Europe. Russia formally withdrew from the treaty, blaming United States for undermining post-Cold War security through expansion of. तो क्या था, जब कोल्ड वॉर खत्म हुई 1991 में, उसके बाद क्या हुआ, जो डिफरेंट कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट साइन किया था कि वो अपने अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड नहीं करेंगे. ठीक है, तो नेटो का जैसे एक्सपेंशन होता जा रहा है, फिनलैंड ऐड हो गया अभी, और अभी ये थोड़ा सा और ईस्टवर्ड मूव कर रहा है. यूक्रेन को भी इसने ऐड करने का एक इनिशिएटिव चल रहा था कि यूक्रेन को नेटो में ऐड करना है. तो ये रशिया ने इस ट्रीटी का ब्रीच समझा. इन रिस्पॉन्स नेटो अनाउंस्ड द सस्पेंशन ऑफ CE treaty operations, stating that Russia's move was part of series of actions undermining the Euro-Atlantic Treaty. तो ये थोड़ा सा ट्रीटी का नाम याद रखना आपने. ठीक है,